बच्चों पिछले लेक्चर में हमने जानकारी प्राप्त की थी गतिज ऊर्जा की परिभाषा और गतिज ऊर्जा से संबंधित कई प्रकार के उदाहरण के बारे में। बच्चों आज के इस लेक्चर में हम गतिज ऊर्जा के समीकरण को प्राप्त करने वाले हैं। किसके समीकरण को प्राप्त करने वाले हैं? हम लोग गतिज ऊर्जा के समीकरण को प्राप्त करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उसके लिए एक पिंड लेना पड़ेगा। समझो हमने एक पिंड ले लिया और उसका द्रव्यमान कितना है? उसका द्रव्यमान हमारा m है। द्रव्यमान m होने के कारण, अच्छा इसके बारे में एक चीज़ हमें और ध्यान में रखना है कि ये पिंड कौन सी अवस्था में लेना है। इस पिंड को हमें स्थिर अवस्था में लेना है। कौन सी अवस्था में लेना है? स्थिर अवस्था में, यानी ये पिंड स्थिर अवस्था से गतिशील अवस्था में जाता है। अच्छा, गतिशील अवस्था में कैसे जाएगा बच्चों? जब आप किसी स्थिर पिंड पर बल लगाते हो तब उसमें क्या होता है? उसके अंदर गतिशीलता प्राप्त होती है, यानी वो गतिशील हो जाता है, यानी वो चलने लगता है। ठीक है, तो इसके साथ साथ दो मुख्य बातों पर आपको और ध्यान देना पड़ेगा कि जब भी कोई पिंड स्थिर अवस्था में होता है तो उस समय उसका प्रारंभिक वेग जो रहता है, जिसे हम किससे दिखाते हैं? u से दिखाते हैं। u बराबर कितना लिया जाता है? 0 लिया जाता है। कितना लिया जाता है? 0 लिया जाता है। अच्छा, आपने प्रारंभिक वेग तो ले लिया, तो आपको अंतिम वेग भी लेना पड़ेगा। तो अंतिम वेग कितना होगा उसे हम v से दिखाएंगे। किससे दिखाने वाले हैं? हम लोग v से दिखाने वाले हैं। ठीक है, अच्छा जब भी किसी वस्तु के अंदर आप बल लगाते हो तो उसके अंदर क्या पैदा होता है? क्या बदलाव होता है? उसके अंदर त्वरण पैदा होता है, उसके अंदर त्वरण होता है। ठीक है, तो त्वरण को हम किससे दिखाते हैं? त्वरण को हम ए से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? हम त्वरण को ए से दिखाते हैं। साथ ही साथ वो समय भी लेगा, तो समय को किससे हम लोग दिखाएंगे? टी से। ठीक है, जब आप किसी पिंड पर बल लगाते हो तो उसका विस्थापन भी होता है। वो एक जगह से दूसरे जगह पे जाता है और जो दूरी तय करता है, कम से कम जो दूरी तय करता है उसे हम क्या लिखते हैं? विस्थापन। और विस्थापन को किससे दिखाते हैं? हम लोग यश से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? यश से दिखाते हैं। अच्छा बच्चों, आपको क्या क्या पता चल गया कि हमने एक पिंड लिया है। पिंड का द्रव्यमान कितना है? m। पिंड कौन सी अवस्था में है? स्थिर अवस्था में है। पिंड पर आप क्या लगाने वाले हो? बल लगाने वाले हो। अच्छा, बल लगाने की वजह से वो क्या होगा? गतिशील हो जाएगा। ठीक है, इतनी सारी बातें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आपको प्रारंभिक वेग भी लेना है। प्रारंभिक वेग कितना है? उसका 0, जिसे u से दिखाते हैं। क्योंकि पिंड स्थिर अवस्था में चल नहीं रहा है तो उसका वेग जो है उसे हम 0 ही लेना पड़ेगा। अच्छा, पिंड के ऊपर आप क्या लगाने वाले हो? बल F लगाने वाले हो। उसके अंदर कौन सा त्वरण पैदा होने वाला है? त्वरण जो पैदा होने वाला है उसे a से दिखाएंगे। समय कितना है? t। और अंतिम वेग आप क्या लेने वाले हो? v। साथ ही साथ कुल विस्थापन कितना लेने वाले हो? s। कितनी दूरी तय कर दिया है उसने? s की दूरी तय कर दिया है। ठीक है, तो चलिए अभी हमें क्या करना है? अभी हमें कार्य का सूत्र लगाना है। आपने पिछले लेक्चर में कार्य का सूत्र देखा है। कार्य का सूत्र बराबर क्या होता है? F गुणे S। ठीक है, W का मतलब क्या होता है? W का मतलब होता है कार्य, F का मतलब होता है बल और S का मतलब होता है विस्थापन। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को हमें लिखना है। तो यहाँ पे कार्य का फॉर्मूला लिख दिया गया है। कार्य का फॉर्मूला क्या है? W बराबर F गुणे S। अच्छा, न्यूटन के दूसरे नियम से F का फॉर्मूला क्या होता है? बल का फॉर्मूला क्या होता है? M गुणे M। F का फॉर्मूला होता है M गुणे M। बच्चों यहाँ पे F का मतलब क्या हो गया? F का मतलब बल है, M का मतलब द्रव्यमान है, A का मतलब क्या है? त्वरण है। क्या है? त्वरण है। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया। अच्छा, न्यूटन के गति संबंधी दूसरे समीकरण से आप एक फॉर्मूला लिख सकते हो। न्यूटन के गति संबंधी दूसरे समीकरण से आप क्या लिख सकते हो? देखिए, S बराबर क्या लिख सकते हो? S बराबर ut प्लस हाफ AT का वर्ग। क्या लिख सकते हो? S बराबर ut प्लस हाफ AT का वर्ग। ठीक है, ये न्यूटन के गति संबंधी दूसरे समीकरण से है। अच्छा, अभी हमें क्या करना है? आपने बताया कि जो पिंड है वो स्थिर अवस्था में। ठीक है, तो आपको प्रारंभिक वेग कितना लेना है? प्रारंभिक वेग आपको लेना है u बराबर 0 लेना है। कितना लेना है? 0 लेना है। तो बच्चों ये जो समीकरण है, जो आपने ये समीकरण लिखा है, ये वाले समीकरण में, इसमें कहीं आपको u दिखाई दे रहा है? यस, u दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे ut लिखा है। क्या लिखा है? ut। ठीक है, तो इसी ut में आपको u की जगह क्या डाल देना है? 0 डाल देना है। अच्छा, जब आप u की जगह 0 डालोगे तो 0 गुणे t कितना हो जाएगा? 0 गुणे t कितना हो जाएगा? 0।
क्योंकि किसी भी संख्या में जब हम 0 का गुणा करते हैं तो मान कितना आता है, 0 आ जाता है। तो इसका मतलब ये जो ut वाला भाग है, ये वाला भाग है, ये तो इक्वेशन से अलग हो जाएगा, निकल जाएगा। अच्छा, इसके निकलते हुए आपको इक्वेशन में क्या प्राप्त होगा, समीकरण में क्या प्राप्त होगा, s बराबर, ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो ut वाला भाग है ये निकल गया है। और किसकी वजह से निकल गया है, क्योंकि u बराबर आपने 0 रखा है। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलने वाला है s बराबर 1/2 at का वर्ग। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर, इसे हमने क्या लिखा, 2। ध्यान में रखिए, ये आपका मुख्य समीकरण है। इसी में आपको f का मान और s का मान रखना है। तो आपको f का मान तो मिल गया, देखिए यहाँ पे f का मान ma मिल गया है। ठीक है, अब आप किसके मान के लिए ट्राई कर रहे हो, s के मान के लिए ट्राई कर रहे हो। तो यहाँ देखिए आपको s का भी मान मिल गया है। s का मान कितना मिल गया बच्चों, 1/2 at का वर्ग। ये समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, अभी हमें सिंपली आपको जो दो इक्वेशन है f बराबर ma और s बराबर 1/2 at का वर्ग, इसे हमें कौन से समीकरण में भरना है, w बराबर fs में भरना है। ध्यान में रखो बच्चों, w का समीकरण आपने क्या लिखा है, f गुणे s। आपको f का मान पता चल गया, देखिए ये आपका f का मान है। आपको s का भी मान पता चल गया, देखिए ये आपका s का मान है, यहाँ पे s का मान दिया है। तो ये दोनों मान को आप क्या कर सकते हो, कौन से समीकरण में भरोगे, w बराबर f गुणे s। ठीक है, तो आप भर दीजिए। तो w का मान जैसे ही भरते हो आप, ये समीकरण की तरफ ध्यान दीजिए, ये वाला तीसरा जो समीकरण है इस पर ध्यान दीजिए, ये कैसे आ रहा है जरा देखिए। आपने f की जगह क्या रखने, आपको f की जगह क्या रखना है, आपको f की जगह ma रखना है। तो देखिए f हटाए, f को आपने रिप्लेस किया तो ma लिखा। ठीक है, अच्छा, f का तो मान भर दिया आपने, अब s का मान क्या भरोगे। तो देखिए आपने क्या लिखा है, f गुणे s, इसमें मान भर रहे हो बच्चों। तो f की जगह पे आप क्या भर रहे हो, ध्यान में रखिए, f की जगह पे ma भर रहे हो। ठीक है, और s की जगह पे क्या भरने वाले हो, s की जगह पे आप a भरने वाले हो, 1/2 at का वर्ग। तो मान भरने के बाद आपको क्या मिल रहा है बच्चों, जरा देखिए, मान भरने के बाद आपका f हट गया ma से और s हट गया 1/2 at के स्क्वायर के वर्ग से हट गया, 1/2 at का वर्ग से हट गया। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, आगे वाले इक्वेशन में से हम समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। इसके आगे वाले इक्वेशन में हमें क्या करना है, एक और फॉर्मूला का यूज़ करना है, जिसे हम न्यूटन के गति संबंधी पहले नियम की बात करते हैं। जो न्यूटन का गति संबंधी पहला नियम है वो होता है v बराबर u धन at। ठीक है, v बराबर होता है अंतिम वेग, u बराबर होता है प्रारंभिक वेग, a बराबर होता है त्वरण और t बराबर क्या होता है बच्चों, समय। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि इसमें भी u आ रहा है और u बराबर आपको क्या रखना है, 0। तो जब आप u बराबर 0 रखोगे, ध्यान में रखिए, v बराबर आपने क्या बोला, u धन at। ठीक है, जब आप यहाँ 0 रखोगे तो ये 0 का गुणा t में करोगे तो 0 आएगा, प्लस at हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली आपको v का फॉर्मूला क्या मिला है बच्चों, v का फॉर्मूला यानी v की वैल्यू क्या मिल रही है, at मिल रही है। क्या मिल रही है, at। तो देख लीजिए यहाँ पे v का u बराबर 0 रखा। ठीक है, v बराबर 0 रखने के बाद स्लाइड को थोड़ा आगे करते हैं हम लोग और जूम भी करते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे v बराबर बच्चों देखिए आपका at आ गया। ठीक है, अभी उन्होंने क्या किया है, ये वाला इक्वेशन कैसे आया जरा ध्यान दीजिए। अभी आपको अच्छी तरह से मालूम है कि जब v बराबर at आया है तो उसका वर्ग करोगे तो v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, at का वर्ग, यानी ब्रैकेट लगा के इसका वर्ग कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए वर्ग करने पे ऐसा आया है। तो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, आप at का वर्ग लिखे हो ना, तो इसे हम लोग, आप at का वर्ग लिखे हो ना, तो आप इसे a का वर्ग t का वर्ग भी लिख सकते हो, क्योंकि ये जो घात 2 है at के लिए ही है, यानी a का वर्ग भी आएगा और t का वर्ग भी आएगा। तो यहाँ पे आपको बच्चों समझ में आया कि v स्क्वायर का मान कितना आएगा, at का वर्ग। अच्छा, आपको एक चीज़ और ध्यान में रखना है, वो चीज़ क्या ध्यान में रखना है, ध्यान दीजिए ज़रा। यहाँ पे समीकरण में, अभी यहाँ ये वाला समीकरण देखिए ज़रा, ये वाला समीकरण, इसको अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे, थोड़ा सा हल करोगे, तो ये कुछ कैसे दिख रहा है, देखिए 1/2 मैं पहले लिख देता हूँ। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ, m लिख रहा हूँ, और देखिए a का a में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए a का a में गुणा करोगे तो a स्क्वायर और उसके साथ t स्क्वायर तो पहले से ही है, टी स्क्वायर तो पहले से ही है। यानी कहने का मतलब ये वाला जो समीकरण हो जाएगा, इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो, w बराबर 1/2
m लिख लीजिए, फिर a का a में गुणा कर दीजिए तो a का वर्ग हो जाएगा, फिर t का वर्ग तो पहले से ही दिया है। ठीक है, तो अभी आपको करना क्या है, देखिए ये a का वर्ग और t का वर्ग आपको तो पता चल गया है, वो कितना है, v का वर्ग है। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली आपको यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आपको इस समीकरण में, ये समीकरण जो दिया गया है आपके लिए, उसमें a का वर्ग और t का वर्ग बराबर आपको क्या रखना है, v का वर्ग रखना है। क्या रखना है, v का वर्ग रखना है। तो फाइनली समीकरण क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, तो फाइनली समीकरण प्राप्त हो जाएगा 1/2, w बराबर 1/2, m को तो आपको रखना ही था। ठीक है, और उसके आगे आपको at के वर्ग की जगह आपने क्या रख दिया, v का वर्ग। तो देख लीजिए बच्चों, आपको जो समीकरण प्राप्त हुआ है वो कैसा प्राप्त हुआ है, यहाँ पे आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। w बराबर, देख लीजिए w बराबर यहाँ पे कितना हुआ, 1/2 mv का वर्ग। ठीक है बच्चों, आप ये समीकरण में और ये समीकरण में ध्यान से देखिए कि क्या है, w वही है, ठीक है, m भी वही है। ठीक है, इसमें 1/2 को भी कुछ नहीं हुआ है, तो हुआ किसको है, ये जो a है और ये जो at का वर्ग है, यानी a का वर्ग और ये t का वर्ग बना, उसी को आपने v के वर्ग से हटा दिया है। ठीक है, तो ये समीकरण आपका प्राप्त हो गया। अच्छा, ये w बराबर आपका क्या प्राप्त हुआ बच्चों, यहाँ पे देखिए w बराबर हो गया 1/2 mv का वर्ग। ठीक है, तो w का मतलब होता है कार्य, और कार्य को हम लोग किसके तौर पे गिनते हैं, ऊर्जा के तौर पे। तो आप w को किससे रिप्लेस कर सकते हो, अगले इक्वेशन में देखिए w को किससे रिप्लेस कर सकते हो, ke से, यानी गतिज ऊर्जा से। गतिज ऊर्जा को किससे दिखाते हैं बच्चों, गतिज ऊर्जा जो रहती है ke बराबर हो जाएगा w, और w का सूत्र हो जाएगा 1/2 mv का वर्ग। तो फाइनली हमें कौन सा सूत्र मिल गया बच्चों, हमने क्या देखा इस इक्वेशन से हमें गतिज ऊर्जा का सूत्र मिला। किसका मिला सूत्र बच्चों, गतिज ऊर्जा का। ठीक है, तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा का सूत्र आप अच्छी तरह से देख सकते हो, जो यहाँ पे दिया है आपको, यहाँ पे भी मैं लिख के दे देता हूँ 1/2 mv का वर्ग। तो आपको w की जगह पे आप ke भी लिख सकते हो, दोनों एक ही है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा 1/2 mv का वर्ग। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं हम अगली स्लाइड की तरफ। देखिए अगली स्लाइड में हमें क्या करना है, एक सवाल हल करना है, न्यूमेरिकल्स है। पहले उसे हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर उसे हम लोग हल करने की कोशिश करते हैं। ये किताब का न्यूमेरिकल है। 250 ग्राम द्रव्यमान का एक पत्थर 2 मीटर पर सेकेंड से ऊंचाई से नीचे गिरता है, तो उसमें कितनी गतिज ऊर्जा होगी। ध्यान में रखना बच्चों, कोई पत्थर गिर रहा है, ये पत्थर है, धीरे से यहाँ से ऊंचाई से गिर रहा है, नीचे आ रहा है। अच्छा, पत्थर उसकी स्पीड वेग दिया गया है। क्या दिया गया है बच्चों, वेग दिया गया है, ये जो वेग है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखना है आप लोग को कि ये जो क्या दिया है, ये उसका द्रव्यमान दिया है, जिसे हम लोग m से दिखाने वाले, यानी 250 ग्राम। ठीक है, 250 ग्राम। और अगला वाला जो है, दूसरी जो वैल्यू दी है, दूसरा जो मान दिया है, ये पत्थर का ये वेग दिया गया है। तो v बराबर कितना दिया है बच्चों, 2 मीटर प्रति सेकेंड, ये उसका वेग दिया गया है। तो आपको ज्ञात क्या करना है बच्चों, आपको ज्ञात करना है उसकी गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो कैसे हल करेंगे बच्चों, देखिए आपको मैं अगले स्लाइड में इसका हल दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे अच्छी तरह से आपको दत्त क्या है, 250 ग्राम। अच्छा, ये ग्राम में दिया है, इसे हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, केजी में। तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए आपको 250 में डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, क्योंकि ग्राम से केजी में जाने के लिए 1000 का भाग देते हैं। ठीक है, तो आप इसे 1000 से भाग दोगे तो 0 0 से कट जाएगा, फिर आपको 25 में 100 की भाग देना है। तो 25 में 100 25/100 का मतलब क्या होता है बच्चों, 1/4 होता है। 25 का पाड़ा पढ़िए, 25 से कम 25 और 25 चौका 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/4 का हल निकालोगे आप, यहाँ पे देख लीजिए 1/4 का हल निकालोगे, यानी 1 में 4 की भाग दोगे तो 0.25 kg आता है। ठीक है, अच्छा आपको ये द्रव्यमान आपने केजी में कर लिया, ज़रूरी था। और वेग कितना दिया है, 2 मीटर पर सेकेंड। आपको अगले बार में क्या करना है, सूत्र लगा देना है। काइनेटिक एनर्जी का सूत्र क्या होता है, 1/2 mv का वर्ग। अब आपको सिर्फ फॉर्मूले में मान रखना है। m का मान कितना है, 0.25। v का मान कितना है, 2, लेकिन उसका वर्ग किया है, तो यहाँ पे 2 का वर्ग कर दीजिए आप।
अच्छा 2 का वर्ग करने से क्या होगा बच्चों, देख लीजिए 2 का वर्ग कितना होगा, 2 का वर्ग करोगे, 2 का वर्ग करोगे तो कितना आता है आपको, 4 आता है। ठीक है, तो अच्छा एक चीज़ और ध्यान में रखना है, इसको हल कैसे किया अच्छी से देख लीजिए ज़रा। यहाँ पे 1/2 लिखा इन्होंने, फिर 0.25, ठीक है, फिर गुणे कितना लिखा है, 4 लिखा है। तो ध्यान में रखना बच्चों, आपको यहाँ पे ये जो 2 है ना, आपका ये जो 2 है उससे आप 4 को काट सकते हो। देखो 1/2 है, ये 1/2 को, ये 2 का वर्ग जो है ध्यान में रखिए, इससे 2 गुणे 2 लिख सकते हो आप। और ये जो 2 है, ये वाला जो 2 है, ये 2 और ये 2 कट सकता है। तो आपके सामने बचेगा क्या, आपके सामने सिर्फ बचेगा 0.25 गुणे 2। ठीक है, अच्छा 0.25 गुणे 2 बचेगा, तो इसको हल करोगे तो उत्तर कितना आएगा, 0.5 जूल। ठीक है, यानी काइनेटिक एनर्जी जो गतिज ऊर्जा होगी उस पिंड की, वो कितनी होगी, 0.5 जूल। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया, गतिज ऊर्जा का समीकरण समझ में आया, और उससे संबंधित एक प्रश्न मैंने हल किया वो भी आपको समझ में आया। बच्चों आज का लेक्चर कैसा लगा उसको कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरों को बताइए भी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद बच्चों।